ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और भी पढ़े थे एक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस में क्या था? ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी। कितना आवाज कर रहे हो? लास्ट क्लास समझाए थे, समझ नहीं आया था? और भी कुछ छूटा है क्या इसमें? क्या? प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ए बी बी सी और सी ए, है ना। और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है? नहीं है। क्या बताए थे पैटर्न कि यहाँ पे सिंगल सिंगल सेट का पहले ऐड कर लेना है, फिर डबल डबल का इंटरसेक्शन लेके सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर ट्रिपल ट्रिपल का इंटरसेक्शन लेके ऐड करना है। अगर ये 4 होता 5 होता तो हम लोग यही ऑर्डर वहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें और भी कॉम्बिनेशन उसमें पॉसिबल हो जाते हैं। अब देखो एक चीज, कई जगह इसका भी यूज होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल्टा बी। बताओ क्या होगा? ए डेल्टा बी के बारे में क्या बताए थे, यहाँ पे बता रहे हैं। ए डेल्टा बी क्या होता था? ए यूनियन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। क्या किसी को ये याद है? सिमेट्रिक डिफरेंस था डेल्टा। नहीं बताए थे? क्या बात करी हो, कॉपी देखो एक बार। बताए थे फॉर्मूला वेन डायग्राम सब बताए थे? नहीं बताए थे? रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करने से ये सब भूल सकते हो। हाँ कमेंट। याद आया? ये सेट ए है, दिस इज सेट बी। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इसमें क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फॉर्मूला बनाने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है, इसी को उलट पुलट करके हम इसके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं, इसके लिए बना सकते हैं ना। तो बेहतर है कि आप एक फॉर्मूला पे अच्छा कमांड रखो, है ना। देखो कितना बातचीत कर रहे हो उधर। हाँ, क्या इसको यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख सकते हो? क्या हो जाएगा? यही लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है और यहाँ पे ये जो आ रहा है, तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो इस तरह का बहुत फॉर्मूला बन सकता है। अगर कोई पूछ दे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? क्या होगा? कैन आई से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, कह सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला बनाने का बहुत सारा बन सकता है। और क्या हो सकता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन, मान लो कि बी कॉम्प्लीमेंट पूछ दिया, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ बी पे कॉम्प्लीमेंट है। तो कैसे निकालोगे? क्या हो रहा है, इतना बात क्यों कर रहे हो? हाँ, इसको कैसे करेंगे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बताओ। ये ए है और बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर, है ना। बी के जगह क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी के जगह क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और इसके आगे का हो सकता है, आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पढ़े हो, ये यूनियन जो है सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। समझ आ रहा है? तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी को घटाना है ना। तो हो जाएगा। बेसिकली यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पता रहेगा, फिर इसमें भी पता रहेगा, है ना। तो ऐसे करके,
तो फॉर्मूला बनने का बहुत सारा बन सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स और अनऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में, ठीक है। लास्ट क्लास में यही सब डिस्कस हुआ था, ठीक है। शुरू करें? ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, सबसे पहली बात, इसके नाम से कुछ समझ आ रहा है? ऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बोलूं कि आप लोग इसी ऑर्डर में बैठो, मतलब कि आपका अरेंजमेंट मैं फिक्स कर दे रहा हूं, ये सुनो, है ना। ऑर्डर का मतलब वही हो गया ना, कि आपको इसी ऑर्डर में बैठना है या फिर आपको इसी ऑर्डर में पेपर सॉल्व करना है। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, अगर कोई बोले कि पहले फिजिक्स का करो फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स, तो वहां पे ऑर्डर यानी कि जो अरेंजमेंट है दैट मैटर्स। तो और पेयर का मतलब पता ही होगा, सेट ऑफ टू एलिमेंट्स यू कैन से, है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक का मतलब कि वहां पे हमने ऑर्डर को डिफाइन कर दिया, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे वहां पे एलिमेंट्स को लिख देना है। यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ पे ये आपका इंटरवल नहीं है, ये बात ध्यान देने वाली है। दिस इज नॉट एन इंटरवल। कोई सोचोगे कि ये ओपन इंटरवल है, तो ये ओपन इंटरवल नहीं है। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ रहेगा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ठीक है। वहां पे ऑर्डर्ड पेयर ये वर्ड वहां पे पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ रहेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि दिस इज नॉट एन इंटरवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको बोला जाता है, दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, इसको बोला जाता है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट। और इसको बोला जाता है सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए लिख देता हूं, और ये वाला दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बात यह है कि इसको रीड कैसे किया जाता है? रीड किया जाता है, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूं, रीड एज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। ए कॉमा बी, ठीक है। ऐसे इसको रीड किया जाता है। समझ आ रही है बात? अब इसमें एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए, एग्जाम्पल के लिए आप कभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखे हो कि कोई भी पॉइंट को कैसे हम लोग वहाँ पे लिखते हैं? जैसे कि 2,4 है, 2,4 कार्टेशियन प्लेन प्लेन में आप कैसे लिखते हो? जैसे कि ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो कोई पॉइंट यहाँ पे 2,4 ले लिए, दिस पॉइंट इज 2,4। तो वहां पे आप यही वाला साइन यूज करते हो ना, ऐसे ही लिखते हो, है ना। स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हो, पैरेंथेसिस से। तो ऑर्डर्ड पेयर 2,4 और एक रहा 4,2, क्या ये दोनों सेम होगा? नहीं ना। यानी कि इनका जो यहाँ पे ऑर्डर है दैट मैटर्स, ये सुनो, है ना। ऑर्डर अगर आप चेंज कर देते हो तो पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझ सकते हो कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। तो अब बात यह है यहाँ पे कि सेट थ्योरी के अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है दिस इज टेकन फ्रॉम अ सेट ए एंड दिस इज टेकन फ्रॉम अ सेट बी, यानी कि दो सेट से यहाँ पे लिया जाता है एलिमेंट्स। अब दिस इज नॉट नेसेसरी कि दो अलग अलग सेट से ही लिया जाए, एक ही सेट से दोनों यहाँ पे एलिमेंट्स लिया जा सकता है, ठीक है। समझ आ रहा है? अब इसमें देखो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, तो एक यहाँ पे नाम लिख देते हैं टॉपिक का, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स।
दो ऑर्डर्ड पेयर कब आपस में इक्वल हो सकता है बताओ? तभी इक्वल हो सकता है जब पहले वाले का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे वाले के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल हो, और फिर पहले वाले का सेकेंड एलिमेंट दूसरे वाले के सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल हो। तो जब भी कभी हम लोग ऐसा कह रहे होते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी सी कॉमा डी, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी के साथ अगर इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, इसमें बेस्ड बहुत बार क्वेश्चंस आता है, छोटा छोटा क्वेश्चंस, लाइक यहाँ पे x+2 दे दिया। एग्जाम्पल यहाँ पे एक देखते हैं, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद एक दो क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स कर लो यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लिए? आज कोशिश करेंगे ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2-3 लेक्चर पीछे चल रहे हैं, और इसमें आप लोग का भी मेहरबानी है। हम्म, हो गया? चलो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा टाइप का हो सकता है, इफ x+2, ऑर्डर पेयर x+2 कॉमा y-3 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 3+y कॉमा 7-x। ठीक है, ऐसा है। एक सेकेंड, रुको रुको, इसको नोट कर लिए क्या? एक सिंपल देते हैं, इसमें दो वेरिएबल है ना, इसको 3 ले लिए, इसको 8 ले लिए। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे, यहाँ पे पूछ रहा है देन फाइंड x एंड y, तो आप इजिली निकाल सकते हो, है ना? या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पे भी x में और यहाँ पे भी मतलब x और y में रहे, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल का यूज करके निकाल सकते हो, है ना? तो क्या करोगे, बाई इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वी कैन से x+2 इज इक्वल टू 3। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके आप कर सकते हो, x+2 इज इक्वल टू 3 एंड क्या हो जाएगा, y-3 इज इक्वल टू 8। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 11। सिंपल सा बात है। लेकिन मेन चीज है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो आप लोग इजिली कर सकते हो, है ना? अब बात करते हैं व्हाट इज एन अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर नाम से कुछ पता चल रहा है? पहले हमने बोला ऑर्डर्ड पेयर, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अनऑर्डर्ड पेयर, वेयर द सीक्वेंस, वेयर द अरेंजमेंट डजेंट मैटर। समझ आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि आप लोग अनऑर्डर्ड वे में बैठ सकते हो, इसका मतलब क्या है, देर इज नो ऑर्डरिंग, देर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डरिंग, मतलब जैसे चाहो वैसे बैठ सकते हो। समझ आ रही है? तो अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अनऑर्डर्ड पेयर, pair of two elements where the order doesn't matter, or you can say the set of two elements where the order doesn't matter. The set of two elements where the order doesn't matter. Order doesn't matter. ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए वी डोंट यूज पैरेंथेसिस। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय
जैसे सेट को डिनोट करते हैं ना, वैसे सेट सेट में क्या होता है, सेट के जितने भी एलिमेंट्स आप लिखते हो, क्या वहां पे ऑर्डर मैटर करता है? नहीं करता है ना। मतलब आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हो। तो इसको सिंपली सेट को जैसे डिनोट करते हो ना, वैसे ही डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड एज, ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखते हैं यहाँ पे, सेट के फॉर्म में लिखेंगे ए कॉमा बी, करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि दो एलिमेंट्स रहेगा, उसको बोलेंगे अनऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी कॉमा ए भी लिख सकते हैं, है ना। अनऑर्डर्ड पेयर हो गया ये। ठीक है। मतलब कि अनऑर्डर्ड पेयर की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 होगी, है ना। और यहाँ पे इक्वालिटी जैसा, इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा जबकि जब दोनों एलिमेंट्स मतलब सेम हो दोनों सेट में, है ना। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। समझ आ रहा है क्या? एग्जाम्पल सेट का नहीं है, जैसे कि मान लो एक ले लिया 1 और 2। ठीक है। तो दूसरा अगर सेम, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रहा है ना। समझ आया? अब ऑर्डर्ड पेयर का यूज कहाँ पे होता है? ऑर्डर्ड पेयर का यूज कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी तक हम लोग क्या किए थे, सेट के साथ क्या कर रहे थे, यूनियन किए, इंटरसेक्शन किए, डिफरेंस किए, है ना, कॉम्प्लीमेंट किए। क्या मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ दिखा, प्रोडक्ट जैसा कुछ दिखा? नहीं। लेकिन अभी देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। ये लिख लियो, आगे बढ़े, नहीं लिखो? हाँ। क्या? अभी डिस्कस कर रहे हैं, नया ब्लैंक पेज ऐड करेंगे उसके बाद। ठीक है। हो गया, डन। फिर बात क्यों कर रहे हो, नहीं हुआ था? हाँ। तो अब शांत हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपका वीक रह गया तो क्लास ट्वेल्थ में यूज होगा। क्लास ट्वेल्थ में जो रिलेशंस और फंक्शंस वाला चैप्टर आएगा ना, वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज होगा, क्योंकि रिलेशन का फंडामेंटल चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। ठीक है। सो टॉपिक का नाम डालो कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स, जो कि जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। लेट मी मेंशन दिस। सेट के अंदर क्या ये जरूरी है कि नंबर्स दिखे या फिर लेटर्स दिखे? सेट के अंदर तो नाम भी हो सकता है, सेट के अंदर सेट भी हो सकता है, सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है इसका डेफिनेशन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। इतना बात क्यों कर रहे हो फिर? The Cartesian product of two sets A and B is the set of all the ordered pairs A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B। ठीक है। यहाँ पे इन दिस ऑर्डर भी लिख सकते हो। ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे
इसको डिनोट किससे किया जाता है? दिस इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। ठीक है, ऐसे डिनोट किया जाता है। एंड ए क्रॉस बी होता क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी। ठीक है, सच दैट ए जो है सो आपका सेट ए के अंदर हो। मतलब ए कहाँ से लिया गया है? पहले वाले सेट से। ठीक है, एंड बी कहाँ से लिया गया है? स्मॉल बी सेट बी से लिया गया है। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? इसका जो पहला एलिमेंट है दैट इज टेकन फ्रॉम सेट ए, एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज टेकन फ्रॉम सेट बी। एग्जाम्पल एक लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो जगह बचा, ऐसे रखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन टेक, मान लो कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2। ठीक है, सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है 3 और 4। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा? सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिसमें पहला एलिमेंट इससे लिया जाए और दूसरा एलिमेंट इससे लिया जाए सेट बी से। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर 1, 3 होगा, हाँ या ना बताओ? क्या ऑर्डर्ड पेयर 1, 4 होगा? क्या ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 होगा? ऑर्डर्ड पेयर 2, 4 भी होगा, है ना? तो यहाँ पे लिख देते हैं, जगह देखो थोड़ा कम है। हाँ, ये चीज समझ आ रहा है? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। देखो हम लोग चाहें तो उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। उल्टा पुल्टा इन द सेंस कि ये वाला ऑर्डर पेयर को बाद में लिखें, ये वाला को पहले, है ना? तो उल्टा पुल्टा लिखने से क्या होगा? यही होगा कि हो सकता है कोई ऑर्डर पेयर आपसे छूट जाए। यस और नो? मान लो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करना रहे, तो हम 20 से काउंट करने लगे, तो क्या होगा कि कोई ना कोई काउंटिंग मेरा छूटेगा ही, है ना? अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो नहीं छूटेगा, चांसेस कम है। तो यहाँ पे क्या किए, इसका इसके साथ, है ना? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, है ना? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, क्या हो जाएगा बताओ? क्या होगा? 3, ऑर्डर्ड पेयर 3, 1, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर 3, 2, ऑर्डर्ड पेयर 4, 1, 4, 2। समझ आ रही है बात? अच्छा ये बताओ, ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, 1 होगा, बताओ? फिर ऑर्डर पेयर 1, 2 होगा, 2, 1 और 2, 2। ठीक है, और भी कुछ छूटा है क्या? नहीं ना? ठीक है, पहले इसे लिख लो, उसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे और फिर वहां से कुछ रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे ऑब्जर्व करके। ठीक है, हो गया। क्या चीज? 2, यहाँ पे ये 2, 4 है, थोड़ा स्पेस कम था तो छोटा लिखे हैं। ठीक है, 2, 4 है। B, A हो जाएगा, फिर A, A, है ना? सॉरी, बी क्रॉस ए और A क्रॉस A, है ना? अच्छा एक और चीज यहाँ लिख ही देते हैं, B क्रॉस B क्या हो जाएगा बताओ? 3, 3, ऑर्डर्ड पेयर 3, 4, ऑर्डर्ड पेयर 4, 3,
ऑर्डर पेयर 4,4। ठीक है, ये हो गया। चलो एक और पेज ऐड करते हैं। हम्म, हो गया? नहीं, जाए अगले पेज। क्या नहीं हुआ था? देखो, एग्जाम्पल में एक और लेते हैं। मान लो कि ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, और बी के अंदर एलिमेंट्स ले लिए A, B। तो अब आप निकालो A क्रॉस B, B क्रॉस A और B क्रॉस B। ये सारे चीज निकालो तो जल्दी से। एंड वो निकालने के बाद लेट मी नो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं। इसमें कितने आते हैं, इन चारों में कितने आते हैं, बताओ। आप लोग अपना लिखो, हम भी यहाँ पे लिखते जा रहे हैं, ठीक है। क्या मैं सही जा रहा हूँ? उसके बाद क्या हो जाएगा? 3, A 3, B। यही आया आप लोग का भी, या उतार लिया ऐसे ही? सेम है ना? हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। A, 1 ऑर्डर पेयर A, 1 ऑर्डर पेयर A, 2 ऑर्डर पेयर A, 3 ऑर्डर पेयर B, 1 ऑर्डर पेयर B, 2 B, 3, है ना? ये हो गया। इसमें बताओ क्या हो जाएगा। एक एक क्रॉस एक में 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2। उसके बाद 3, 1 3, 2 3, 3। कुछ छूटा है क्या इसमें? नहीं ना? इसमें क्या हो जाएगा। A, उसके बाद A, B B, A उसके बाद B, इतना मेहनत करा के क्या फायदा हुआ, जरा सोचो। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इफ यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, देन व्हाट इज द आंसर? कितने हैं इसमें? एक सेकेंड, 6 हो गए। कैसे पता चला? काउंट कर लिए, है ना? इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A, है ना? कितने हैं? 6। इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A, कितने हैं? टोटल 9 है। ठीक है, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस B? कितने हैं बताओ। अब ऑब्जर्व करके बताओ कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। कोई रिजल्ट सामने आ रहा है? नहीं। इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, एंड यू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड B, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या ये चीज नोटिस किया आप लोग? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है? 2। तो A क्रॉस B में कितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिला? 6, यानी कि 3 × 2, है ना? और वही चीज यहाँ पे कितना मिला? 2 × 3, अगेन यहाँ पे 6 मिल गया। इसमें बात करो तो कितना हो जा रहा है। ए में कितना है? 3, और दोबारा से ए में कितना है? 3, तो 3 × 3 9। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 × 2 4। तो क्या इस पॉइंट को जनरलाइज करके लिख सकते हैं? पहले ये लिख लिए हो आप लोग?
उसके बाद सम रिजल्ट्स में हम लोग सारा चीज मेंशन कर देंगे, ठीक है? नहीं समझ आया? हम्म। हो गया। चलो अगले पेज में जाते हैं। नहीं हुआ है? हम तो बोले थे आप लोग भी अपना ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते जाओ। हो गया। हम्म। यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 है। ए में कितना एलिमेंट है? 3। बी में कितना है? 2। तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 6 मिल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे भी वही है, 2 × 3 6 मिल रहा है। तो इसमें कितना है? ए में कितना है? 3। फिर से ए में कितना है? 3। तो 3 × 3 कितना हो गया? 9। 2 × 2 यहाँ पे 4 हो गया, है ना? चलो अब देखो सम रिजल्ट्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। शांत हो जाओ, फिर से बात करने लग गए। सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ध्यान से यहाँ पे, सबसे पहला चीज आपने क्या नोटिस किया? इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दें या एस्ट्रिक मार्क कर दें? एस्ट्रिक कर देते हैं, ठीक है? सबसे पहला चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? कैन आई से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी? ये चीज समझ आ रहा है? हाँ या ना? उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, दिस इज दिस फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि वी कैन राइट ए क्रॉस बी यूनियन सी अगर रहेगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी होल का यूनियन ए क्रॉस सी। समझ आ रही है? उसके बाद ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दिस फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन एज वेल। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी का होल इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। समझ आ रही है बात? उसके बाद डिफरेंस में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ए क्रॉस बी माइनस सी रहे, इसको क्या लिख सकते हैं? बताओ। कैन आई राइट ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी? ठीक है? समझ आ रही है? इस तरह का और भी प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि दो में से कोई एक सेट अगर नल सेट है, तो फिर क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हो? इफ, अच्छा एक और चीज यहाँ पे जो नोटिस किए इससे पहले वाले में, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल है? नहीं है ना? तो इन जनरल वी कैन से दैट दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बी क्रॉस, सॉरी, ये हो जाएगा क्रॉस, ठीक है? और अगर कभी ऐसा दिखे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाए। इफ इन केस अगर आपको दिख जाए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इन दैट केस व्हाट कैन वी राइट? ए इज इक्वल टू बी इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है? क्या एग्जाम्पल? जैसे कि यहाँ पे देखो, ये दोनों सेट क्या है? आपस में इक्वल है, तो इसको उल्टा भी कर दे तो भी यही मिलेगा।
तो कब ऐसा है, जब दोनों आपस में इक्वल है। नहीं समझ आया। क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है, ठीक है, मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि इसको रोस्टर फॉर्म में, इसको प्रॉपर्टी फॉर्म में दे रखा हो, है ना, तो कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, और आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम आ रहा है, तो आप वहां से डायरेक्ट कंक्लूड करके उस सेट में क्या मिसिंग है निकाल सकते हो, है ना। हाँ ये चीज समझ आ गया, आया ना। अब रिलेशन है, रिलेशन में क्या है कि इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है। हाँ एक चीज बताए थे कि अगर कोई सेट फाइव हो जाता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, फाइव होगा। तो ये मेंशन कर दे क्या, इफ मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी, अगर आपका फाइव आ रहा है, यहाँ पे दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, देन आइदर ए और बी इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, समझ आ रही है। या फिर इनमें से उल्टा भी देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी अगर एक नल सेट निकला तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्या चीज, कोई भी नल सेट अगर रहा, जैसे एग्जांपल में देखो, मान लो ए इज इक्वल टू मान लो फाइव है, और बी इज इक्वल टू है वन टू थ्री, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाइव हो जाएगा, एट द सेम टाइम बी क्रॉस ए भी फाइव हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनेगा क्या, जब ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बन रहा है तो वहां पे कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है, जब कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है इसका मतलब वो एक नल सेट हो गया, समझ आया। इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या दिक्कत है, पढ़ाई लिखा नहीं होता है। अभी पूछेंगे डीपीपी किन लोग से बना है नहीं बना है, ठीक है, फिर बताते हैं। हाँ यहाँ तक नोट हो गया। तो ये चीज समझ आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझ आ गया। तो अब हम लोग रिलेशन समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर पूछा जाए ए क्रॉस बी का, कितना हो जाएगा। एक पॉइंट और मेंशन कर ही देते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, टू रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, समझ आ रही बात। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टू रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी लिखेंगे, है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या है, टू रेज टू यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, क्या ये चीज समझ आ रही है, लिख सकते हैं। सबसेट्स के बारे में तो बताए थे ना कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, तो इसमें माइनस वन कर दोगे, है ना, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में जो सेट इटसेल्फ है उसको काउंट नहीं किया जाता है ना। समझ आ रही है बात। चलो ये लिख लिए। चलो एक और पेज ऐड करते हैं, नहीं हुआ था। हम्म, क्या ये सबसे लास्ट पॉइंट, ये तो बताए थे ना सेट थ्योरी में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, पावर सेट जब बता रहे थे, रिकॉल करो। इसीलिए कहते हैं रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी। नहीं देखी थी ये पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताए थे, टू रेज टू एन होता है, बताए थे ना ये वाला। इसमें क्या है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, देखो यहीं पे क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है ना।
तो उसी तरीके से इन जनरल हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। अगर इक्वल रहा इसका मतलब कि दोनों सेट बराबर है। ठीक है, चलो नोट कर लिए। अब एक लाइन में ये रिलेशन के बारे में बता देते हैं, व्हाट इज रिलेशन। हाँ, किसमें? इसमें? इसमें? अच्छा देखो यहाँ पे, अगर ए और बी आपस में इक्वल रहा, ठीक है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, मान लो कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 2 रेज टू 3 का स्क्वायर। समझ आ रही है बात? 2 रेज टू 3 इंटू 3 करेंगे ना, 3 इंटू 3, तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, ये जो टॉपिक है ना, क्लास 12th में डिटेल में पढ़ोगे। अभी फिलहाल एक लाइन में इसको डिफाइन कर देते हैं। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका कोई भी एक सबसेट रिलेशन कहलाता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, या द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी is defined as, is defined नहीं कह के यहाँ पे is any subset of A क्रॉस B। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A टू बी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, रिलेशन ए से बी तक डिफाइंड है। अगर यहाँ पे लिखा रहता बी टू ए, मतलब कि बी क्रॉस ए का कोई भी एक सबसेट। ठीक है, तो इन जनरल जैसे रिलेशन जो भी हम लोग 12th में पढ़ेंगे ना, इवन बहुत जगह 11th में जो भी पढ़ते हैं उसमें किसी एक सेट पे ही डिफाइंड रहता है, मतलब सेट ए टू सेट ए। समझ आ रही है बात? अगर बोला जाए कि रिलेशन ऑन सेट ए, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, इसको रिलेशन बोला जाता है। अच्छा हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक चीज हम लोग वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं। वेन डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, जैसे कि वो वाला एग्जांपल में आते हैं। इसमें क्या था, ए क्रॉस बी, यहाँ पे ना, इसमें स्पेस बचा है क्या आप लोग का, थोड़ा सा बचा है वेन डायग्राम के लिए? कितनों के नहीं बचा है, हाथ उठाओ तो। नहीं बचा है, ठीक है, तो आगे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, आगे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। देखो वेन डायग्राम से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये सेट ए है। हाँ बातें मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन मत लो। ये ए है एंड दिस वन इज बी। ठीक है, देखो ए क्रॉस बी को कैसे दिखाते हैं, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। उसमें क्या था, ए में क्या क्या एलिमेंट्स था, 1 2 और 3। बी में क्या क्या था, ए और बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग कैसे दिखाते हैं, 1 को ए से यहाँ पे लिंक किए थे, ए क्रॉस बी को दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ए क्रॉस बी, 2 को ए के साथ, अच्छा हाँ उससे पहले 1 को किसके 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 साथ, ए और बी दोनों के साथ, है ना। 2 को फिर ए के साथ, फिर 2 को बी के साथ, फिर 3 को ए के साथ, 3 को बी के साथ। समझ नहीं आया?
इसको बोलते हैं एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। थोड़ा शांत रहो, हम बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे थे, ए क्रॉस बी, इसमें वन किसके साथ एसोसिएटेड है, मतलब किसके साथ लिंक्ड है, ए के साथ। थोड़ा शांत रहो, इतना आवाज क्यों करो। वन बी के साथ, फिर टू ए के साथ, टू बी के साथ। यस और नो। इसी चीज को विजुअलाइज करने के लिए एरो डायग्राम से क्या हम लोग वैसे दिखा सकते हैं, दो सेट है वहां पे ए और बी, अज्यूमिंग दैट दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, यानी कि डिसजॉइंट है। ठीक है, तो वही चीज ना यहाँ पे किए हैं एरो डायग्राम में। वन को ए के साथ यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, ठीक है, फिर वन को बी के साथ, फिर टू को ए के साथ, टू को बी के साथ, थ्री को ए के साथ, थ्री को बी के साथ। अब इसमें से कोई भी कनेक्शन अगर हम लोग अलग से शो करें, दैट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, क्या चीज, इंटरसेक्शन का केस अलग हो जाएगा। इंटरसेक्शन का देखो, यहाँ पे एरो डायग्राम में जैसे कि अगर ये वाले केस को देखते हैं, यहाँ पे तो पूरा का पूरा सेट ही सेम है ना, तो कोई भी एक सबसेट, कोई भी एक सबसेट एक रिलेशन होगा। ये बात समझ आ रहा है। जैसे कि इधर वापस आते हैं, बैठ जाओ। इसमें से आपने ये दो ऑर्डर पेयर उठा लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो इसका एक सबसेट है, यस और नो, तो इसे बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। उसी तरीके से यहां से आपने उठा लिया, इसमें से कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो, आपका मन कि आप एक उठाओ, दो उठाओ, चार उठाओ, है ना, समझ आ रही बात। तो वो जो है सो अगर इसका एक सबसेट है, देन वी कैन से दैट दैट सेट इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, और यू कैन से दैट सबसेट इज अ रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, समझ आ रही बात। बस इतना बात माइंड में रखना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होगा। और इन जनरल 11th और 12th में हम लोग ए और बी नहीं देखेंगे, सिर्फ एक ही सेट पे रिलेशन डिफाइंड होगा। ठीक है, उस केस में कैसा हो जाएगा। अच्छा हाँ देखो, एरो डायग्राम का एक और चीज यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे अगर दो सेट है, दोनों सेम है, उस केस में क्या करेंगे, यही कंफ्यूजन था ना। इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ जगह बचाने के लिए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब एक और लेते हैं यहाँ पे एरो डायग्राम। ये दोनों सेट सेम है, इस बार क्या है, दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। ठीक है, इसमें क्या एलिमेंट्स था, वन टू थ्री, इसमें क्या है, वन टू थ्री। इसमें क्या क्या था, वन का वन के साथ एसोसिएशन था, फिर वन का टू के साथ, वन का थ्री के साथ, टू का वन के साथ, टू का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, है ना, ऐसा था। ये थोड़ा ज्यादा इसमें बन गया है रो, है ना, ऐसा टाइप। तो इसको बोलेंगे ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए। अभी देखो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे आएगा। ठीक है, चलेगा। चलो, अब हम लोग डीपीपी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट, क्या साइड हो जाए। हाँ, तब तक डीपीपी को ही पकड़ा दो। कहाँ है, सेट थ्योरी का। हाँ हाँ, डीपीपी 3 किए थे। कितने लोग ट्राई किए थे, और बाकी लोग, आप लोग ट्राई क्यों नहीं किए थे। इतना बात क्यों कर रहे हो, कौन कौन ट्राई नहीं किए थे डीपीपी 3, क्या दिक्कत हो गया था, क्या क्या था, तबीयत ठीक नहीं था, और बाकी बहुत लोग अभी हाथ नहीं उठाए थे।
तुम लोग की थी। और उधर पीछे जो सेकंड सेकंड लास्ट में है TPP3। खड़े हो जाओ तुम। क्यों नहीं किए थे? उन लोग से बात कर रहे हो कि मेरे से? अभी हम पूछ रहे हैं ना। और उधर कौन कौन नहीं किए थे? क्यों नहीं किए? बताओ। समझ नहीं आ रहा था? समझ नहीं आ रहा था तो ऐसा था कि हम डाउट नहीं बता रहे हैं। हाँ। बैठ जाओ। अगले क्लास से अगर हमको पता चला कि नहीं किए हो तो फिर हम पूरे क्लास खड़ा रखेंगे या फिर बाहर निकालेंगे। और उधर आप लोग क्यों? हाँ बताओ, DPP3 में कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है? एक सेकेंड, 1 से लेके 4 तक में। 3 में 2 में किसको किसको डाउट है? हाथ उठाओ। 2 में इतने लोगों को डाउट है। ठीक है, अब शांत हो जाओ, हल्ला मत करो। सीक्वेंसली जा रहे हैं ना। पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, आगे उधर 10 तक जाएंगे, है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या डाउट है? देखो, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सेट ए के अंदर क्या दे रखा है? यहां पे पहले मेंशन कर देते हैं DPP का सेकेंड नंबर। ए के अंदर क्या मेंशन है? 5 रेज टू n, है ना। इतना आवाज क्यों कर रहे हो आप? 5 रेज टू n माइनस क्या है? 4n-1। ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो एक्सप्रेशन है इसको लेकर बहुत किसी को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन सेट ए को क्या लिख सकते हैं? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, तो n का वैल्यू 1 से हम लोग 1 2 3 करके ले सकते हैं। 1 रखने पे क्या मिल रहा है, कोई बताओगे? 0 मिल रहा है। 2 रखने पे क्या मिल रहा है? 16। 3 रखने पे 112। उसके बाद उसके आगे का निकालने का जरूरत नहीं है हम लोग को। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में एक पैटर्न दिख रहा है। सेट बी के अंदर क्या है? 16 × n-1। 16 × n-1 यहां पे लिख रहे कहीं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 आएगा। n का वैल्यू 2 रखो 16, 3 रखो 32, उसके बाद 48। तो बेसिकली 16 के टेबल में जितना भी आता है, यानी कि 16 का मल्टीपल में जितना भी एलिमेंट्स आ रहा है, वो सारे के सारे सेट बी में आ जाएंगे। बताओ, यहाँ पे कहीं पे आपको 32 48 वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, लेकिन इट इज क्लियर दैट की सेट ए में जो भी एलिमेंट्स होगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 16। 16 का ही मल्टीपल होगा, हाँ या ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी? हाँ या ना, कह सकता हूं। समझ आया? ए जो है सो बी का एक सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी दिख जाएंगे। क्या इसमें 112 नहीं आएगा? आएगा ना। देखो, ये सबसे सिंपल तरीका है जिससे आप समझ सकते हो। और बाकी एक और तरीका है, उस तरीके में इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोग करेंगे। क्या दे रखा है? चेक करके देखो। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, DPP3 का। ठीक है, इसके बाद कौन से क्वेश्चन में डाउट है? एक सेकेंड, 3 में किसको किसको डाउट है? क्या दिक्कत है? इसमें क्या बोल रहा है? एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों बराबर हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ए और एक्स और वाई क्या होगा? क्या?
अच्छा एक चीज देखो, दोनों के इंटरसेक्शन में फाई है, ठीक है, और यूनियन भी इक्वल है। बात समझो, यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं थर्ड नंबर में ना, देखो यहाँ पे मान लो कि a इज इक्वल टू है, a इज इक्वल टू ले लिए 1 2, ठीक है, समझ आ रही बात। और x इंटरसेक्शन a क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। y इंटरसेक्शन a क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। यानी कि x और y में जो भी एलिमेंट्स होगा वो a का कॉमन नहीं होगा कुछ भी, है ना। और क्या दिया हुआ है, x यूनियन a इज इक्वल टू y यूनियन a, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या हो गया कि x में जो भी एलिमेंट्स होगा, मान लो कि x में ये सारे एलिमेंट्स हैं, यहां पे लिख दिया ऐसे, ठीक है, इसके साथ में एक्स्ट्रा में क्या है, 1 2 1 2 है। समझ आ रही बात। इसके साथ में एक्स्ट्रा में क्या है, मान लो कि दिस इज x में ये है, एक्स्ट्रा में क्या है, 1 और 2 है, ठीक है। और y में क्या है, y में मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, इसके साथ में एक्स्ट्रा क्या है, 1 और 2 है। 1 और 2 तो दोनों में है, अगर दोनों को इक्वल कह रहे हैं इसका मतलब यहां से यहां जो भी एलिमेंट्स है दैट एलिमेंट्स आर इक्वल टू दिस एलिमेंट, है ना। देन कैन आई कंक्लूड दैट एक्स और वाई आपस में इक्वल है, हाँ या ना। समझ आई बात, एक्स और वाई आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। किसको किसको समझ नहीं आया, आ गया ना सबको, कहाँ समझ नहीं आया, क्या चीज, लास्ट में। देखो एक्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा, वाई में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होगा, तो अगर यूनियन ले रहे हैं दोनों का, एक्स का ए के साथ यूनियन ले रहे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा में क्या होगा, 1 और 2 होगा। ऐसा कैसे कह दे रहे हैं कि 1 और 2 होगा ही होगा, इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है ना। 1 और 2 एलिमेंट्स जो है सो वो एक्स के साथ कॉमन नहीं है, तो इसको अलग से तो लिखना ही पड़ेगा, इसमें भी अलग से लिखे हैं, है ना। तो ये दोनों तो सेम है, तो दोनों सेट को इक्वल होने के लिए यहां से यहां तक जो भी एलिमेंट्स है वो इसके इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है इसका मतलब एक्स और वाई आपस में इक्वल है। समझ आ गई। इसके और भी प्रूफ्स, वो बिलोंग्स टू वाला और जो मैथमेटिकल टर्म्स है ना उसका यूज करके प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा बोरिंग लगेगा। इसके बाद बताओ, फोर्थ बन गया था। फोर्थ के बारे में एक चीज बता देते हैं, a/b लिखा हुआ है ना, उसको आप ऐसे समझो a-b, ओनली a समझ सकते हो, अब बन जाएगा a/b को a-b और b/a को b-a, ठीक है। समझ आ रही बात, वो बन जाएगा। उसके बाद फिफ्थ बन गया था, किसका 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 नहीं बना था, क्या दिक्कत हो गया, x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ए में कह रहा है, और बी में क्या कह रहा है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल कौन हो जाएगा, 12। कैसे किए, 4 और 6 का एलसीएम ले लिए, आप चाहो तो 24 भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे 12 के मल्टीपल्स वाले कुछ कुछ छूट जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किसको किसको डाउट है, अनऑर्डर्ड पेयर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। अनऑर्डर्ड पेयर्स तो है, लेकिन अभी अगर बताएंगे तो शायद समझ नहीं आएगा, आ जाएगा फिर बोलोगे कि बाउंस हो गया, क्या मैनेज करने का कोशिश करोगे, लेकिन फिर उसमें टाइम भी जाएगा। अच्छा उससे पहले बाकी का डिस्कस कर लेते हैं। सेवेंथ में बन गया होगा सबका, एट्थ का, एट्थ में जो यू दिया हुआ यूनिवर्सल सेट, उसमें x² जब कॉमन लोगे तो वो फैक्टराइज हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। क्यूबिक में वहां पे हीट एंड ट्रायल जब लगाओगे, 1 रख के देखो, 1 रखने से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जब 1 एक फैक्टर है, मतलब x-1 एक फैक्टर हो जाएगा, जब 1 एक रूट है तो डिवाइड करके उसमें क्वाड्रेटिक में बना सकते हो, तो एट्थ बन जाएगा। उसके बाद नाइन्थ बन गया, नहीं बना, नाइन्थ किसका किसका नहीं बना,
धीरे धीरे सबको ये हाथ उठाने लगते हो। चलो नाइन्थ में देखो क्या है। नाइन्थ में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दिया हुआ है? 7। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिया हुआ है? 6। ठीक है, 6 को बताएंगे, 6 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे, उससे पहले ये सब बता देते हैं क्योंकि इसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ। अब क्या दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी में ये जो है सो फाई के इक्वल नहीं है। समझ आ रही बात? और क्या है? द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल्टा बी, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है। क्या हो जाएगा? ए डेल्टा बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे स्टार्टिंग में ही? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यही बताए थे स्टार्टिंग में ही। अब ये बताओ कि इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा? ये दोनों तो ऐड हो रहा है, दीज आर पॉजिटिव, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये मिनिमम हो जाए तो क्या ये इंटायर एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा, मैक्सिमम होगा? हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? तो इसका यहाँ पे वैल्यू ये दिया है कि क्योंकि ये फाई के इक्वल नहीं है, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कांट बी इक्वल टू 0। 0 नहीं हो सकता है, तो 0 से जस्ट बड़ा लेना होगा। हाँ या ना? 1 लेना होगा। 1 क्यों? बहुत कोई को लगेगा कि 2 क्यों नहीं ले रहे हैं। 2 क्यों लें? 2 जब लेंगे तो ये ज्यादा बड़ा घटेगा ना इसमें। ठीक है, तो 1 ही ले सकते हैं। जब आप 1 लोगे, इसका वैल्यू क्या है? 7, इसका क्या है? 6, और यहाँ पे इसका अगर 1 ले लेते हो तो -2 इंटू 1 दैट इज 2। कितना हो जाएगा? 11, एंड दैट्स द आंसर। ठीक है, और फिर 10th में, 10th बन गया। वेन डायग्राम ड्रॉ करना बन जाएगा। वेन डायग्राम से एक बार समझने का कोशिश करना, बन जाएगा। ठीक है, 6th में उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ कंसेप्ट यूज होगा। अनऑर्डर्ड पेयर्स, एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो प्रीवियस ईयर कोई आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत साल पहले का, पुराना। क्योंकि पहले से कुछ कुछ किया हुआ है। देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू है 1 2 3 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स। अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स। ठीक है, मतलब कि इसके सबसेट्स निकालने हैं। इसके सबसेट्स निकालने, दो सबसेट हमने निकाल लिए, और ये दोनों सबसेट कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? इतना आवाज क्यों कर रहे हो? कैसा होना चाहिए? डिसजॉइंट होना चाहिए ना। ये क्या है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सबसेट्स। किसका डिसजॉइंट सबसेट्स है? एस का, है ना। अब यहाँ पे इसका, यहाँ पे सेट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका सेट बना रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ठीक है, ऐसा मान लिए, तो इसका सेट बना रहे हैं। अब ये जो बड़ा वाला सेट दिख रहा है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2। 2 एलिमेंट्स है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? और ये ऑर्डर्ड तो नहीं है, मतलब इसको बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं। तो इस बड़े वाले सेट को अनऑर्डर्ड पेयर कह सकते हैं। अनऑर्डर्ड पेयर, इसको क्या कह सकते हैं? अनऑर्डर्ड पेयर। हाँ या ना? कह सकते हैं। तो अब इसके अंदर जरूरी नहीं कि दो ही एलिमेंट हो। ठीक है, उसके इसके अंदर 0 1 2 3 4 इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करना है। इसमें मौजूद हर एक एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस है? जैसे देखो, हम एक रिलेट करके बताते हैं यहाँ पे। जैसे कोई सेट ए इक्वल टू 1 2 3 लेते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा शांत रहो, शायद आप लोग को समझ आ जाए। देखो, अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं इसके, तो कैसे निकालते थे? 2:3 कर देते थे। कैसे करते थे? हम लोग एक यहाँ पे खाली सेट बनाए, ठीक है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स को रख रहे हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? हर एक एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस है ये बताओ। हर एक एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस है? हर एक एलिमेंट के पास, वन के पास दो चॉइस है। पहला चॉइस ये है कि वो इसके अंदर जाए या फिर ना जाए। पहला चॉइस क्या हो गया? वन जो है सो इसके अंदर लाई करे, और दूसरा चॉइस वन इसके अंदर लाई ना करे। इतना बात क्यों कर रहे हो आप लोग? हाँ, समझने का कोशिश ही नहीं करते और लास्ट में बोलोगे कि कुछ समझ नहीं आया। ये बोलना सबसे आसान है कि कुछ समझ नहीं आया, कुछ अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेट से पढ़ाई, सारा सिलेबस डिले हो गया। ये सब कंप्लेन करना इज वेरी इजी, लेकिन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बहुत मुश्किल है। अगर नहीं चाहिए तो आगे स्किप करके ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर देते हैं। बेवजह का यहाँ पे सिलेबस डिले कर रहे हैं ना। हाँ, हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा एडवांस चीज सीखो, तो ये मेरा गलती है ना कि आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसको बताएं कि नहीं बताएं? तो थोड़ा शांति से सुना करो। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, मतलब जो नंबर ऑफ सबसेट्स है हम लोग वहां पे ऑब्जर्वेशन से निकाल लिए थे। लेकिन अगर इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए, समझने का कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा। वन के पास कितने चॉइसेस है? दो चॉइस। या तो वन इसके सबसेट में जाए, या फिर दूसरा चॉइस क्या होगा? ना जाए, है ना। मतलब अगर इसका सबसेट बनाते हैं तो वन हो सकता है, वन टू हो सकता है, थ्री हो सकता है ना। तो हर एलिमेंट के पास दो दो चॉइसेस है। इसके पास दो चॉइस है, इसके पास भी दो चॉइस है, इसके पास भी दो चॉइस है। और हर एलिमेंट से ये पूछना कंपलसरी है कि आपको इसके सबसेट में एंटर करना है कि नहीं करना है ना। समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग क्योंकि कंपलसरी है, दैट्स वाई इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन। अगर कंपलसरी नहीं होता तो एडिशन हो जाता, है ना। हर एलिमेंट से पूछना जरूरी है ना। ऐसा थोड़ा है कि एक सबसेट बनाए जिसमें थ्री को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स से पूछना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, 2:3 कर दिए यहाँ से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का जो कहानी है ना, इसको दो तीन तरीके से समझा जा सकता है। बाइनोमियल थ्योरम में भी देखेंगे हम लोग, और इसमें भी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे मौजूद चारों एलिमेंट्स के पास कितने चॉइसेस हैं जरा सोचो। वन के पास क्या चॉइस है? या तो वो सेट ए के अंदर जाए, या तो वो सेट बी के अंदर जाए, है ना, या फिर दोनों में से किसी के पास ना जाए। यही तीन चॉइसेस सबके पास है, हाँ या ना। वन के पास, टू के पास, थ्री के पास, फोर के पास। चारों के चारों एलिमेंट्स के पास कितने चॉइसेस है? थ्री चॉइसेस। सो इसके पास है थ्री चॉइसेस, इसके पास है थ्री चॉइसेस, इसके पास भी थ्री चॉइसेस, इसके पास भी थ्री चॉइसेस। तो टोटल कितने वेज हो सकते हैं? 3:4, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें चाहिए अनऑर्डर्ड पेयर, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है ए में आ गया वन और टू, ठीक है। ए में आ गया वन और टू, और बी में आ गया थ्री और फोर। ऑब्वियस सी बात है ये दोनों के दोनों सेट डिसजॉइंट है, हाँ या ना। डिसजॉइंट है। लेकिन जब हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, 3:4 कितना हो गया? 81, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है। एक्स्ट्रा क्या काउंट हो रहा है? वो ये काउंट हो रहा है कि अगर इनको आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी कि सेट बी को हम लोग कर दें 1,2, ठीक है, और सेट ए को कर दें हम लोग 3,4, ठीक है। ये उल्टा भी तो हो सकता है, नहीं? कोई केस में ये हो जाएगा और दूसरा केस में ये। तो जब हम लोग इन दोनों को लिख रहे होते हैं तो दोनों तो बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। किसका ऑर्डर? इस सेट का और इस सेट का। चाहे तो हम लोग सेट बी को, मतलब ये कर सकते हैं, सेट बी को इधर लिख सकते हैं, सेट ए को इधर लिख सकते हैं, है ना।
तो ये जो टोटल काउंटिंग है इसमें कहीं ना कहीं ये वाला केस काउंट हो गया 2 बार। इसको एक ही बार काउंट करना था ना, 2 बार काउंट हो गया। लेकिन एक और बात है, जब 5 होगा, जब इसमें से कोई भी एलिमेंट ना इसमें होगा ना इसमें होगा, उस केस में ये भी 5 होगा ये भी 5 होगा। तो वैसा केस सिर्फ एक ही है या ना? जब 5 नहीं होगा उस केस के जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं सबका डबल है इसमें, हाँ या ना? लेकिन 5 वाला कितना है? 5 वाला सिर्फ एक बार आया है। तो एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे एक बार ऐड कर दिए तो 5 वाला भी इसमें डबल हो गया। ठीक है। ऑब्वियसली 3 रेज टू 4 81 है, 81 इज एन ऑड नंबर, है ना? अगर वहां पे डबल डबल काउंटिंग काउंट किया जाए तो जो नॉन एम्प्टी सेट है उन्हीं का डबल बार काउंट हुआ है। एम्प्टी सेट का तो सिर्फ एक ही बार काउंट हुआ है। तो एक बार और काउंट कर दिए और उसको 2 से डिवाइड कर दिए, हाँ या ना? अब सही बात है। डिवाइड इसलिए किए क्योंकि ये दो दो बार काउंट हो जा रहा है ना। कितने बार काउंट हो रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है। लेकिन हमको तो एक ही बार काउंट करना है, 2 बार तो नहीं कर सकता काउंट। ठीक है। मान लो कि अगर हम लोग काउंट किए 1 1 2 2 ऐसे करके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को दो दो बार काउंट कर रहे हैं। तो मान लो कि काउंटिंग आया आपका 200, और आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे ना। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट को आपने 2 बार काउंट कर लिया। ये दोनों केसेस सेम ही है, लेकिन इसको हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, 3 रेज टू 4 वाले से। ठीक है। लेकिन 5 वाले को सिर्फ एक बार काउंट कर रहे थे, तो उसको भी 2 बार काउंट कर लिए, फिर फाइनली 2 से डिवाइड कर दिए। समझ आ रही बात? तो ये करने से कितना आएगा? 82/2, 41। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था IIT जेई 2010 में। ठीक है। तो क्या चीज? अनऑर्डर्ड है ना, तो इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर्ड रहता तो सीक्वेंस मैटर करता। एक चीज बता देते हैं, अगर एक वर्ड जैसे यहाँ पे लिखा है ना अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड की जगह सिर्फ UN हटा देता है ना उसके आगे से, ऑर्डर्ड अगर कर देता, तो टोटल कितना हो जाता? 3 रेज टू 4। समझ आ रही बात? आंसर हो जाता 81। लेकिन क्योंकि अनऑर्डर्ड पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता था कि आप A, B को, और अच्छा ऑर्डर्ड पेयर में तो पैरेंथेसिस से दिखाते थे ना, इसको और इसको दोनों को तो अलग अलग काउंट करोगे ना, इन दोनों को तो अलग अलग काउंट करोगे। लेकिन अनऑर्डर्ड पेयर में इन दोनों को तो सेम काउंट करेंगे ना। समझ आ रही बात? तो इसीलिए यहाँ पे इसका डबल करके, मतलब डबल काउंट हुआ तो 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है। अगर समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो परमुटेशन क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है। हाँ। कौन सा? ये वाला? ये वही तो बोले कि सेट ए के अंदर मान लो कि 1 और 2 ले लिए, सेट बी के अंदर 3 और 4 ले लिए। अब ये एग्जाम्पल मेरा सही है या नहीं है? सही है। क्यों है? वजह ये कि ये और ये, इन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे क्या आएगा? फाइव। फाइव का मतलब दोनों क्या है? डिसजॉइंट सबसेट है। डिसजॉइंट सबसेट किस सेट का डिसजॉइंट सबसेट है? सेट एस का। ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों का सीक्वेंस भी अगर यहाँ पे अगर चेंज कर दे तो भी तो दोनों सेम ही बात होगा ना, क्योंकि अनऑर्डर्ड है। हाँ। कहाँ पे? वही तो कह रहे थे कि हर एक एलिमेंट के पास कितने चॉइसेस है? 3 3 चॉइसेस है। 3 चॉइसेस। क्या क्या चॉइस है? पहला चॉइस ये है कि वो सेट ए के अंदर जाए। दूसरा चॉइस ये है कि सेट बी के अंदर जाए। तीसरा चॉइस क्या है? किसी में ना जाए, है ना? किसी एक में ही जाना होगा। क्यों एक में जाना होगा? मान लो कि पता चला 1 इसके अंदर भी गया और 1 इसके अंदर भी गया, तो दोनों डिसजॉइंट कहाँ रहा? दोनों में तो 1 कॉमन आ गया, है ना? डिसजॉइंट होने के लिए जो एलिमेंट इसमें जा रहा है वो इसमें नहीं जाना चाहिए। समझ आ रही बात? चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर दे। DPP4 का कल के दिन डिस्कस करें, क्योंकि टाइम इसमें काफी चले जा रहा है। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए सोचा कि बता दें। कल किस बात का छुट्टी है?
कल हाँ 9 से 11 रखते हैं। केमिस्ट्री वाले सर बोले 11 के बाद रखेंगे। 9 बजे आज जैसे आ जाते हो तो कल के दिन भी आ जाओ, क्या दिक्कत है? आप ही लोग का तो भला होगा। नहीं बताओ, हमें भी शौक है कि अलग से सुबह उठ के आए, है ना। एक दिन मौका मिलेगा 10 बजे तक सोने का। क्या? हम मॉड्यूल डीपीपी तो वैसे इसका हो ही चुका है। बेसिक्स ऑफ मैथ्स का भी अगर मॉड्यूल से डाउट है तो वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। क्या? परसों टेस्ट है? तो ये तो और भी अच्छा रहेगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, आधा घंटा कम कर देते हैं। 9:30 से 10 कितना, 9:30 से 11 कर देते हैं। क्या? ए, आवाज मत करो। कितने लोग आ सकोगे? बाकी लोग को क्या दिक्कत है? फिर बाद में बोलोगे, शांत हो जाओ। फिर बाद में बोलोगे कि बेसिक्स ऑफ मैथ्स क्लियर नहीं है, उसमें रिवीजन चाहिए। हाँ। क्या? रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता है ना, काउंटेड नहीं। बोलेंगे भी तो भी नहीं कर सकते वो लोग कुछ। ठीक है। क्योंकि काउंटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है ना वो सिर्फ सिलेबस आगे खींचने के लिए जो होता है ना, वो उसके लिए अलॉटेड होता है। नहीं, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मेन बात यही है। इतना आवाज क्यों कर रहे हो? 9:30 से सही रहेगा, 9:30 से 11। देखो सबके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि सबको ही आओ। क्या? शाम के टाइम? सुबह कुछ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाओ, आवाज मत करो। 9:30 से ही रखते हैं, आज जैसे आ गए ना। 9:30 से 11। ठीक है। मॉड्यूल का बेसिक मैथ्स का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिन लोग को जेन्युइनली मन है पढ़ने का वो लोग आएंगे, मेरे को भरोसा है। अब बाकी लोग जिनको बहाना चाहिए उन लोग का कुछ नहीं किया जा सकता है। अरे तो देखो, बहुत लोग डाउट स्लॉट में भी नहीं आते हैं। अगर मान लो कि कल प्रेजेंट नहीं हो पाए तो कम से कम डाउट स्लॉट में भी पूछ लिया करो। मेन पर्पस क्या है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके डाउट्स क्लियर हो। ठीक है। तो कल जिनके भी डाउट्स है वो लोग आ जाना। हाँ, अब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करें। ये किसका था? ट्रिगोनोमेट्री। हाँ शांत हो जाओ सब कोई, बातें क्यों कर रहे हो इतना? देखो अभी जिसको बात करते हुए देखेंगे सबको खड़ा करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसको एज ए मैथमेटिकल टूल यूज किया जाता है। मैथमेटिकल टूल सारे ही, मतलब 11th में हो गया या फिर 12th में, कहीं पे भी कभी भी आपको ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिख सकता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कभी मत सोचना कि जेई वाले इसको हटा देंगे, नहीं। हर साल जेई मेंस में या एडवांस में क्वेश्चंस आना फिक्स है इस चैप्टर से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले देखो इसका नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पे 3 पार्ट है बेसिकली। 3 पार्ट। मतलब आप लोग शांत नहीं रहोगे, आगे बैठ के क्यों हल्ला कर रहे हो? ट्राई का मतलब क्या होता है? 3।
गोनो का मतलब क्या होता है? या तो एंगल्स कह लो या फिर साइड्स। और मीट्री का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में देख रहे होंगे। इसके बारे में, ये आपको किससे रिलेट कर रहा है? थ्री एंगल या साइड और उसका मेजरमेंट। ट्रायंगल से रिलेट कर रहे हैं, है ना? तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करते हैं तो वहां पे एंगल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्लास 10th में पढ़े होंगे, हाँ या ना? तो वो रेशियो जब लेते थे, किसी एंगल के लिए डिफाइंड होता था ना। किसका रेशियो रहता था? साइड्स का रेशियो। अलग अलग वेज में, जितना तरह से पॉसिबल वेज है, उसका रेशियो को अलग अलग नाम दिया गया था, है ना? तो किसी एंगल के लिए ही देखते थे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो एंगल के बारे में बात करेंगे, कि एंगल कितने तरह से मेजर कर सकते हैं, कितने इसके यूनिट्स हैं, है ना? कितने यूनिट में इसको मेजर करते हैं, एक तो। हाँ, तो आज अभी उसी के बारे में। सबसे पहले, कैन यू डिफाइन व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? क्या होता है, हाँ बताओ। ओके। हाँ ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं। आप लोग जो डिफाइन करते हो एंगल, बैठ जाओ। जो एंगल डिफाइन करते हो, उसको डिफाइन करने के लिए कितने लाइंस का जरूरत पड़ता है? टू लाइंस, यस और नो? लेकिन यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिफाइन एन एंगल बाय यूजिंग ओनली अ सिंगल रे। ठीक है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक रे को अगर रोटेट किया जाए, सबसे पहले रे कैसा दिखता है? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं पहले। ऐसा टाइप दिखता है, हाँ या ना? इसको अगर रोटेट किया जाए, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रख दिए। दो तो लाइन हो गया, ऐसा लग रहा है ना? देखो बात यह है यहाँ पे, इसी को इसी को हम लोग इंक्लाइन कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये पेन है, ठीक है? इसको ऐसे घुमा दिए, तो ये अपने इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच में कितना ये सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, है ना? क्या हम दो ठो पेन का यूज किए? नहीं ना, सिंगल पेन का। तो एक सिंगल यहाँ पे रे है, इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर दिए। रोटेट करने के बाद जो बनेगा, ऐसा टाइप मान लेते हैं कि ऐसा बना, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसी रे को ऐसे रोटेट कर दिए। ये पहले का यहाँ पे है, ये इनिशियल साइड है एंड दिस इज टर्मिनल साइड। तो यहाँ पे जो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, या इसका जो मेजर है, दैट इज कॉल्ड एन एंगल। समझ आ रही बात? एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मेजर ऑफ सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन ए रे इज रोटेटेड। ठीक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए, द मेजर ऑफ सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट when a ray is rotated from its terminal side to from its initial side to terminal side। ray is rotated उधर जो थर्ड लास्ट बेंच में फर्स्ट में बैठे हो दोनों खड़े हो जाओ तो। थर्ड लास्ट में जो दोनों बैठे हो खड़े हो जाओ तो। बातें क्यों कर रहे थे? खड़े हो जाओ। पीछे क्या देख रहा हो? उसके आगे, उसके आगे। हाँ, तुम लोग से आगे फोर्थ। हाँ, फोर्थ लास्ट पहले। उठो उठो, चलो उठो। अब करो बात। जब कह रहे हैं कि यहाँ पे जब ध्यान देने वाली बात है, तो आपस में लगे पड़े हो। बातें ही करना है तो क्लास क्यों आते हो फिर? हम्म।
बाकी लोग भी लगे पड़े हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे थे कि द मेजर ऑफ सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन ए रे इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एज एंगल, इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है। हाँ, टर्मिनल साइड वही यहाँ पे इस डायग्राम में मेंशन कर रहे हैं। बैठ जाओ, अगली बार से हल्ला नहीं करोगे। इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। ठीक है। इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। और इसको बोलते हैं जो एंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। हाँ, इसी देखो, इसी को दोबारा से यहाँ पे, ये पहले का है इमेजिनरी और ये सब इतना। अब देखो, हम ही अगर आपसे पूछा जाए कि इसको ऐसे घुमा दिए, बताओ कितना यहाँ पे सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका इनिशियल साइड से ना, यहाँ पे इसको रेफरेंस किसको मानोगे? इसके इनिशियल साइड को ना। ये सुनो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना होता है। देखो, इसको जब ऐसे रोटेट किए, बोलेंगे कि कितना एंगल रोटेट हुआ, तो क्या यहाँ पे एक और मार्कर ऐसे रख के दिखा रहे हैं? नहीं ना। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच में जो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही चीज आ गया ना। तो वही है, द मेजर ऑफ सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन ए रे इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो सेंस ऑफ मेजरमेंट होता है, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव किसको बोलेंगे? जब आप काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हो, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव मेजरमेंट। ठीक है। क्या चीज? वीडियो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें सेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, टॉपिक का नाम लिख रहे हैं सेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। दो सेंस है, एक तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब सोच रहे हो कि ये नेगेटिव कहाँ से आ गया, एंगल तो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो एक साइन कन्वेंशन होता है, जैसे कि कार्टेशियन प्लेन में आप लोग देखते हो कि राइट साइड में जब एक्स एक्सिस में बढ़ते हो तो पॉजिटिव उसको कहा जाता है, लेफ्ट साइड में जाते हो ओरिजिन से तो उसको नेगेटिव बोला जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस होता है। तो पहला है आपका पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस इसको बोलेंगे पॉजिटिव सेंस। दिस इज व्हाट, जब एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए। ठीक है। व्हेन एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? घड़ी का जो कांटा है, किसी के यहाँ ऐसे घूमता होगा, सबके यहाँ ऐसे ही घूमता होगा, किसी के यहाँ ऐसे भी घूमता है क्या? किसके यहाँ फिक्स होता है? अब देखो यहाँ पे, हाँ आवाज मत करो, ये हो गया आपका इनिशियल साइड एंड दिस वन इज फाइनल साइड। ठीक है। दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड। हाँ, ठीक है। और ये जो एंगल आप मेजर कर रहे हो, ये किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो? ऐसे करके, है ना।
दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज, जिसको आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हो। तो इसको पॉजिटिव सेंस कहा जाता है, दिस एंगल इज पॉजिटिव। अगर इसको थीटा कह लो, देन थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ रही है बात? क्या क्या चीज? किसका नाम? थीटा? काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं ना, कि अटैक हो रहा है तो काउंटर अटैक हो रहा है, अभी तो चल ही रहा है ना? नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत। देखो, जब बच्चे थोड़ा परेशानी करते हैं तो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ एक्शन लेना होता है ना। दैट्स। चलो अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ, आगे कंटिन्यू करें। देखो, एक चीज बता देते हैं, अगर अभी अच्छे से नहीं पढ़े, आप लोग चाहते हो ना कि आप लोग अपने देश के लिए कुछ करो, तो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाओगे, तो एक अच्छा वेपन कहाँ से बनेगा प्रोटेक्शन के लिए बाकी कंट्रीज से? हाँ चलो, अब इसमें नेगेटिव सेंस की बात करते हैं, नेगेटिव सेंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बचा है लेकिन कोई बात नहीं, वो लिख लिए थे, जल्दी करो। चलो अब हल्ला मत करो। हो गया? आगे बढ़े। हम्म, दूसरा होता है नेगेटिव सेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस किसको बोलेंगे? जब एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, इसको येलो से ले लेते हैं। ये जो मेजरमेंट किए हैं घड़ी के कांटे के डायरेक्शन के तरफ है मतलब उसी तरफ है ना? तो दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस वन इज टर्मिनल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा क्या है? नेगेटिव। समझ आ रही है बात? इसको बोला जाता है नेगेटिव मेजरमेंट। तो अब इसको यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो बोला जाता है नेगेटिव सेंस। समझ आ गई बात? अब देखो, एंगल यहाँ पे हम लोग जरूरी नहीं कि वन कंप्लीट रोटेशन तक ही मेजर कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, ये है यहाँ पे, दिस इज इनिशियल साइड, और फाइनल साइड मतलब टर्मिनल साइड जो है सो कैसा हो सकता है? एक बार ऐसे घुमाए, फिर वापस यहीं पे पहुंच गया। चाहे तो दोबारा घुमा सकते हैं, मान लो कि यहाँ तक घुमाए। ठीक है, ये हो गया आपका, दिस वन इज टर्मिनल साइड। तो यहाँ पहुंचने के लिए आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हो, या फिर वन कंप्लीट रोटेशन करने के बाद फिर यहाँ पहुंच सकते हो, या फिर टू कंप्लीट रोटेशन करने के बाद भी पहुंच सकते हो। वो सारे के सारे एंगल यहाँ पे सेम होंगे। सेम इन द सेंस कि मतलब उस पे जो भी फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू होगा ना, वो आगे अभी हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, उस पे सेम ही होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यूज। ठीक है, तो चलो उससे पहले अभी हम लोग बात करते हैं कि जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है ऑफ एंगल्स, वो कितने तरह के हैं। ठीक है, टाइम बचा है क्या? हाँ। हाँ, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी जस्ट एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें मतलब अलाइंड, जो अलाइड एंगल्स है ना, उसके बारे में देखेंगे हम लोग, अलाइड एंगल्स के बारे में। ठीक है, हाँ तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो कितने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स हैं।
फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको ब्रिटिश सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम या फिर डिग्री सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे और भी नाम है, इंग्लिश सिस्टम बोल सकते हो या फिर डिग्री सिस्टम। मतलब शांत नहीं रहना है ना। डिग्री सिस्टम आपको इस नाम से याद रहेगा, ना ही ब्रिटिश नाम से याद रहेगा, ना ही इंग्लिश सिस्टम नाम से याद रहेगा। टोपी वाले, क्या चल रहा था? खड़े हो जाओ तो। अब बगल वाला जो है वो भी खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। क्यों बात कर रहे थे? क्या? अब बाकी सब नोट्स वगैरह लिखे हो बेसिक मैथ्स का? डीपीपी सॉल्व कर रहे थे? वही, अभी वही करने का टाइम है। चलो निकलो तो। क्या मांग रहे थे? वो सब तो मिल जाएगा, अभी जब हम पूछते हैं उस टाइम कि लिखा हुआ हुआ कि नहीं हुआ, तो हैंड रेज करना होता है ना। हाँ, कोई भी डेकोरम मेंटेन करने नहीं आता आप लोग को? हाँ स्टार्ट करें। चलो बैठो। अभी जस्ट खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद फिर बाहर निकालेंगे अगले क्लास से। क्यों हंस रहे हो? कोई जोक कर रहे हैं? जोक करते रहोगे ना तो फिर जिंदगी जोक बन जाएगा, फिर कुछ अचीवमेंट नहीं होगा। फिर भी हंसी आ रहा है बेशरम की तरह। हाँ, डिग्री सिस्टम में क्या करते हैं, इसका जो फंडामेंटल या प्रिंसिपल यूनिट होता है दैट इज नथिंग बट डिग्री। ठीक है, तो पॉइंट्स में वी कैन राइट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ या प्रिंसिपल यूनिट ऑफ दिस सिस्टम इज डिग्री। डिग्री यानी कि ऐसे लिखते हैं, याद करो, यहाँ पे सर्कल टाइप का ऐसा बना देते हैं ना, तो इसका प्रिंसिपल यूनिट डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो क्या बात है ना, यहाँ पे ये है कि वन राइट एंगल को 90 डिग्री बोला जाता है ना। वन राइट एंगल को 90 डिग्री, तो यहाँ पे वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री। ये बात तो पता ही होगा। और वन डिग्री को भी फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। 60 इक्वल पार्ट में वन डिग्री, कैन यू इमेजिन कितना छोटा होता है? 90 डिग्री हो गया, जैसे कि आप दीवार यहाँ पे देख रहे हो कि ये फर्श पे जो दीवार खड़ी है, तो ये 90 डिग्री बना हुआ है। उसका 60 इक्वल पार्ट, उसका जो है सो 90 इक्वल पार्ट कर दो तो 1 डिग्री हो गया, है ना। 1 डिग्री, उसका 90 इक्वल पार्ट कर दो तो 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री का भी 60 इक्वल पार्ट किया गया है। सोच रहे हो? आप इमेजिन करो कि वो जो एंगल होगा कितना छोटा होगा। समझ रहे हो? और तो 1 डिग्री को फर्दर 60 सेकेंड्स में इसको डिवाइड किया गया है, दिस इज 60 सेकेंड। ठीक है, इसको यहाँ पे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, 60 डैश। ठीक है, रीड कैसे करेंगे? 60 सेकेंड, ये वो जो घड़ी में होता है ना, मिनट सेकेंड, वो ये वो वाला नहीं है, ये एंगल का है। ठीक है, 1 डिग्री को 60 मिनट में, और 1 मिनट को 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड में यहाँ पे डबल डैश रहेगा। ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे? 60 सेकेंड। ठीक है, ऐसे रीड करेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे? 60 सेकेंड। सॉरी, ये मिनट हो गया ना। हाँ, मिनट। और इसको
ठीक है। अब ये इमेजिन करो कि ये एंगल कितना छोटा होगा, 1 सेकेंड कितना छोटा होगा। लेकिन एक चीज बता दे कि यहाँ पे अगर माइनर सा भी एरर होता है ना, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे तो वहां पे जो डिवाइसेस यूज करोगे, जैसे कि एक होता है थियोडोलाइट, ठीक है, थियोडोलाइट जिससे कि एंगल मेजर किया जाता है, थियोडोलाइट, ठीक है। वो सब आप हो सकता है कि माइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में इनकेस कहीं पे दिखे, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि जब लैंड का सर्वे हो रहा होता है तो एंगल मेजर किया जाता है, उस टाइम ये जो छोटे छोटे एंगल्स है ना वो भी बहुत मैटर करते हैं। अगर इस मेजरमेंट में भी गलती हुई ना तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा वहां पे। क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा होता है ना तो उससे पहले वहां पे सर्वे चलता है, ठीक है, कि वहां पे उसका क्या क्या, जैसे कि सी लेवल से क्या हाइट है ना, बहुत सारा पैरामीटर्स वहां पे देखा जाता है। तो वहां पे ये सब एंगल्स मेजर किया जाता है, ठीक है। लगेगा कि इसका प्रैक्टिकल क्या यूज है, प्रैक्टिकल बहुत यूज है, हर एक चीज का प्रैक्टिकल यूज है, ठीक है। तो जब भी कभी कोई एंगल फ्रैक्शन में दिखे तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग मिनट और सेकेंड में, हाँ या ना। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे कि अगर रहा 3/5 डिग्री, 3/5 डिग्री रहा, ठीक है, तो इसको हम लोग मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट। तो 3/5 डिग्री कितना होगा, 3/5 इंटू 60 मिनट, है ना। कितना हो गया, इसको कटाएंगे कितने से, 12, तो यहाँ पे हो गया 36 सेकेंड। समझ आ रही बात? तो कोई भी डिग्री में रहा ना, क्या चीज, मिनट, हाँ मिनट, 36 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे बोल दिए थे, 36 मिनट, ठीक है। समझ आ रही बात? तो ये डिग्री सिस्टम हो गया। यहाँ पे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन को कितना डिग्री बोलते हैं, 360 डिग्री, है ना। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अगर स्पेस बचा हो, 1 रिवॉल्यूशन इज 360 डिग्री, ठीक है। 1 राइट एंगल इज दिस, ये हो गया। अब देखो इसके लिए टाइम थोड़ा कम बचा है क्या इसमें, क्योंकि दो अलग अलग तरह से इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिर इसमें एंगल को अलग से डिफाइन करेंगे, जिसमें रेडियन में जो है ना, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हम लोग। फिर दोनों के बीच का रिलेशन, कि डिग्री और रेडियन मेजरमेंट का रिलेशन क्या है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास से आप लोग को हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग डिसिप्लिन रहो क्लास में, ठीक है। देखो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि किसी को खड़े करके सुनाना, आप ही लोग के भलाई के लिए बोलते हैं ना। थोड़ा सा तो मतलब खुद के लिए लॉयल रहो। आप अगर क्लास में पढ़ाई नहीं करते हो तो किसका नुकसान कर रहे हो? देखो अभी भी बातों में लगे हुए हो, किसका नुकसान करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या। लेट मी कंप्लीट, थोड़ा सा कुछ टाइम बचा हुआ है उसके बाद। हाँ क्या बात कर रहे हो इधर? देखो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो गया है, तो ये जो है सो हम लोग अब इसको ऑन टाइम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। सेट थ्योरी में कुछ डिले हो गया, क्यों डिले हुआ, क्योंकि इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस करते हुए गए, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये भी टास्क है कि सेट थ्योरी का जो भी क्वेश्चंस है मॉड्यूल के, डीपीपी तो हो ही जाएगा, एक और लास्ट का जो है डीपीपी, कितना नंबर था वो, फोर्थ बचा हुआ था, उसको भी कर लोगे। वो कल के दिन या फिर आज के डाउट स्लॉट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और मॉड्यूल के क्वेश्चंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा करोगे, ठीक है। हम चाहेंगे कि हर कोई हर एक क्वेश्चन करे। ऐसे ही यस बोल रहे हो या फिर सच में करोगे? और उधर जो लास्ट बेंच में हो, तो तुम दोनों करोगे ना?
चलो तब थैंक यू एवरीवन। और हाँ, किस बात का ताली? जेई क्लियर हो गया क्या? हम्म।